प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई वैद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। सादर नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं लघु पाराशरी ग्रंथ की श्रृंखला चलाई जा रही है, उनके श्लोकों की। पिछले वीडियो में श्लोक क्रमांक 6 का विवरण दिया गया था। आज हम श्लोक क्रमांक 7 का विवरण देते हैं। लघु पाराशरी का हमारे गुरुजी वीपी गोयल साहब ने बताया है कि लगभग जितनी बार इसको रिपीट करके पढ़ा जाए उतना अच्छा होगा दशाओं के फलित को एक्यूरेट करने में। तो उसी के निर्देशानुसार हम यह श्रृंखला आरंभ किए हुए हैं। आज श्लोक क्रमांक 7 का विवरण देते हैं, आप सुनिए। थैंक यू। सौम्य ग्रह यदि केंद्रेश हो अर्थात केंद्र के स्वामी हो तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है। सौम्य ग्रह शुक्र है, गुरु है, बुध है, चंद्रमा है। तो जब ये केंद्र के स्वामी होते हैं तो इनकी सौम्यता में कमी आ जाती है या शुभ फल नहीं देते। उसी प्रकार क्रूर ग्रह भी केंद्रेश हो तो उनकी अशुभता में कमी आ जाती है या अशुभ फल नहीं देते। क्रूर ग्रह में हम ले सकते हैं मंगल, सूर्य और शनि। सौम्य ग्रहों से तात्पर्य नैसर्गिक शुभ ग्रहों से और क्रूर ग्रहों से तात्पर्य नैसर्गिक अशुभ ग्रहों से है। इस श्लोक में कहा गया है कि सौम्य अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि केंद्र भाव 4, 7, 10 के स्वामी होते हैं तो वे शुभ फल नहीं देते। इसी प्रकार क्रूर ग्रह यदि केंद्र भाव के स्वामी हो तो वे अशुभ फल नहीं देते। इस प्रकार के व्यवहार को तटस्थ व्यवहार कहते हैं। ना तो शुभ फल देते ना शुभ फल। तटस्थ व्यवहार। तटस्थ का शाब्दिक अर्थ है तट पर, किनारे पर, किसी भी तरफ नहीं, उदासीन, न शुभ न अशुभ। इस तटस्थ प्रभाव को श्लोक 10 में केंद्राधिपति दोष के से संबोधित किया गया। कृपया नोट करें कि श्लोक में लग्न को केंद्र भावों में सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि लग्न को श्लोक 6 के अनुसार त्रिकोण में सम्मिलित किया गया है। जा चुका है। श्लोक क्रमांक 6 में लग्न को त्रिकोण के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, इसमें केंद्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस जो श्लोक क्रमांक 7 में 6 के अनुसार त्रिकोण में सम्मिलित किया गया है और इस श्लोक में लग्न को केंद्र भावों में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि लग्न को इस श्लोक में लग्न को केंद्र भाव में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात त्रिकोण में सम्मिलित किया गया, क्योंकि लग्न को श्लोक 6 के अनुसार त्रिकोण में सम्मिलित किया गया जा चुका। इस श्लोक से अर्थ भी कदापि नहीं निकालना चाहिए कि नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र अर्थात 4, 7, 10वां भाव के स्वामी होने पर शुभ न रहने के कारण अशुभ फल देने लगेंगे। श्लोक में केवल यह कहा गया कि वे शुभ फल नहीं देते अर्थात वे तटस्थ व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार नैसर्गिक अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो 4, 7, 10 के भावों के स्वामी होने पर अशुभ न रहने के कारण शुभ फल देने लगेंगे। न शुभ देंगे न अशुभ देंगे, बल्कि ये भी जो अशुभ ग्रह है वो भी अशुभ फल नहीं देंगे, मतलब वो भी तटस्थ व्यवहार करेंगे। अशुभ ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है और शुभ ग्रहों की शुभता में कमी आ जाती है। श्लोक की अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि ये भावेश भाव के स्वामी उत्तरोत्तर बली होते हैं। इस श्लोक 6 और 7 दोनों के लिए है। उत्तरोत्तर बली से तात्पर्य कि केंद्र के चौथे भाव से अधिक बली सप्तम भाव होता है और सप्तम से दशम भाव अधिक बली होता है, अर्थात दशम भाव केंद्र का सबसे बली भाव माना जाता है, सशक्त भाव माना जाता है। इसी प्रकार त्रिकोण भाव में लग्न अल्प बली, पंचम मध्यम बली, नवम सर्वाधिक बली। इस उत्तरोत्तर नियम को केंद्र त्रिकोण और त्रिशदाय भावेश पर निम्न रूप से चित्रांकित किया जा सकता है। कुंडली में शुभ के लिए प्लस चिन्ह, अशुभ के लिए माइनस चिन्ह, तटस्थ के लिए किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया। तो मित्रों, इस प्रकार से ये बतलाने की कोशिश की गई है कि केंद्र में यदि शुभ ग्रहों के स्वामित्व वाली राशियां हो तो वे शुभ फल नहीं देते, और क्रूर या अशुभ ग्रह की राशियां हो तो वे अशुभ फल नहीं देते बल्कि तटस्थ फल देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से यह
श्लोक क्रमांक 7 लघु पाराशरी का बतलाने की प्रयास किया गया, जो कि दशा फल का निर्णय लेने में हमें बहुत ही निर्णायक और भूमिका प्राप्त होगी। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। मित्रों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई वैद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लघु पाराशरी के जो कि 42 सूत्र हैं, दिव्य सूत्र हैं, जो कि दशाओं के फलों का या फलित में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो जो ज्योतिष का काम करते हैं उनके लिए बड़े उपयोगी हैं। और लघु पाराशरी ग्रंथ जो कि उन्हें हमारे गुरुजी ने कहा है, आदेश मतलब एक राय दी है कि इसे कम से कम 10 बार पढ़ना चाहिए यदि हमें दशाओं के बारे में एक्यूरेसी चाहिए, दशाओं के बारे में एक्यूरेट फल निर्णय लेना है। तो हम इसी क्रम में आज लघु पाराशरी के श्लोक क्रमांक 8 का वाचन करते हैं। लघु पाराशरी का श्लोक क्रमांक 8। लघु पाराशरी श्लोक क्रमांक 8 क्या है? लग्न से दूसरे एवं द्वादश भाव के स्वामी समग्रह कहलाते हैं। ये 2 भाव है, समग्रह कहलाते हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड। ये ग्रह जिन भावेशों के साथ युति करते हैं वो संसार रिजल्ट देते हैं या अपनी दूसरी राशि के फल देते हैं। जो सेकंड हाउस में 12th हाउस में होती है वो सम कहलाती है। यदि उनकी दूसरी राशि, तो दूसरी राशि की क्या स्थिति है उस अनुसार निर्णय लेते हैं, देते हैं। इस श्लोक में द्वितीयेश और द्वादशेश का सूत्र है। इन दोनों, ये जो श्लोक है सेकंड हाउस एंड 12th हाउस के लिए है। इन दोनों भावेशों का द्वितीयेश और द्वादशेश होने के कारण ना कोई व्यवहार नहीं होता, अर्थात ये दोनों सम स्वभाव के होते हैं। इनके फलों की शुभता अशुभता निम्न 2 बिंदुओं पर निर्भर होती है: किस ग्रह के साथ साहचर्य है और इनकी दूसरी राशि किस भाव में। श्लोक में साहचर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए युक्ति संबंध को ही मानना उचित है। स्थानांतरुगुण से तात्पर्य है कि द्वितीयेश और द्वादशेश का शुभत्व अशुभत्व दूसरे ग्रहों के साहचर्य या अपनी दूसरी राशि के भाव पर आश्रित है। सूर्य और चंद्र की दूसरी राशि नहीं होती, इसलिए यदि वे किसी भावेश के साथ स्थित है सूर्य एवं चंद्र यदि किसी भावेश के साथ के गुण के अनुसार शुभ या अशुभ फलप्रद होंगे। सूर्य और चंद्र की दूसरी राशि नहीं होती है, इसलिए यदि ये किसी भावेश के साथ स्थित है तो भावेश के गुण के अनुसार शुभ या अशुभ फलप्रद होंगे। यदि ये अकेले स्थित है तो इनकी शुभता अशुभता भाव स्थित के अनुसार किस भाव में स्थित है उस अनुसार निर्धारित होगी। द्वितीयेश और द्वादशेश के शुभ अशुभ निर्धारण के लिए सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि द्वितीयेश या द्वादशेश किन ग्रहों के साथ युत साहचर्य। जिन भावेशों के साथ युत होंगे उन भावेशों के गुण ग्रहण करते हुए अपने फल देंगे। अर्थात यदि शुभ भावेश त्रिकोणेश के साथ, मान लो ये द्वितीय द्वादशेश त्रिकोणेश के साथ स्थित हुए तो शुभ हो जाएंगे, और यदि अशुभ भावेशों त्रिशडायेशों के साथ स्थित हुए तो अशुभ फलप्रद हो जाएंगे। यदि द्वितीयेश या द्वादशेश एक से अधिक ग्रहों से युत हो तो वे सर्वाधिक बलीय भावेश के गुण ग्रहण करते हैं। इनको निम्न रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है: सम भावेश द्वितीयेश द्वादशेश प्लस त्रिकोणेश भावेश। यदि द्वितीयेश या द्वादशेश सम भावेश के साथ है ये और त्रिकोण के साथ है ये सब, ये जो द्वितीयेश द्वादशेश के स्वामी जो है यदि त्रिकोण भाव के साथ है तो अति शुभ फल प्रद हो जाए। यदि सम भावेश त्रिकोणेश द्वादशेश त्रिकोण भावेश, मान लो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो, और नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो शुभ, तब भी शुभ फल प्राप्त होगा।
अब ये जो समभावेश यदि त्रिशदाय भावेश हों और वो शुभ हो तो अति अशुभ फल भी प्रद होंगे। अब समभावेश अर्थात द्वितीय द्वादशेश यदि त्रिशदायेश के साथ होंगे और वो शुभ ग्रह हो तब भी अशुभ फल प्रद होंगे। उपरोक्त वर्णित को समझाने के लिए एक तर्क यह भी दिया जा सकता है, यदि धन भाव का स्वामी पापी भावेश के साथ रहेगा तो धन संचय नहीं कर सकता, और यदि शुभ भावेश के साथ रहेगा तो न केवल धन संचय करेगा बल्कि सुमार्ग से धन अर्जित भी करेगा। इसी प्रकार द्वादशेश खर्च का स्वामी है, और यदि पाप भावेश के साथ रहेगा तो धन खर्च सही दिशा में नहीं करेगा। शुभ भावेश के साथ रहने पर धन खर्च सही दिशा में होगा। जैसा बच्चों की पढ़ाई, विवाह आदि द्वितीय धन संचय का स्वामी है। द्वितीय और द्वादशेश की स्थिति उपरोक्त वर्णित त्रिकोण या त्रिशदाय स्वामियों के अतिरिक्त केंद्र स्वामियों से, परस्पर भावेशों से या अष्टमेश से भी की जा सकती है। यह अभी कह चुके हैं कि एक से अधिक भावेश से युति हो तो अधिक बली भावेश के गुण ग्रहण करते हैं। इन तथ्यों को निम्न रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है। अब द्वितीय द्वादशेश यदि केंद्र भावेश हो और वो शुभ ग्रह हो तो शुभ फल, और द्वितीय द्वादशेष यदि केंद्र भावेश अशुभ ग्रह हो तो अशुभ फल प्रद। अब समभावेश मान लो द्वितीय द्वादशेष यदि समभावेश के साथ हो और नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो सामान्य शुभ फल, और समभावेश द्वितीय द्वादशेष यदि समभावेश के साथ हो और नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के साथ हो तो अशुभ फलप्रद होंगे। समभावेश द्वितीय द्वादशेष यदि अष्टमेश के साथ हो, लग्नेश भी हो तो सूर्य हो या चंद्र हो तो शुभ फलप्रद होंगे। अब समभावेश यदि द्वितीय द्वादशेष अष्टमेश हो और अन्य स्थितियां हो, वो मतलब लगनेश नहीं हो तो अशुभ फलप्रद। इस श्लोक के अनुसार एक स्थिति यह भी हो सकती है कि द्वितीय और द्वादशेष किसी अन्य ग्रह से युत हो अर्थात अकेले ही किसी भाव में स्थित हो तो कैसा व्यवहार करें, अन्य ग्रह से युत ही ना हो अर्थात अकेले ही किसी भाव में स्थित हो तो कैसा व्यवहार करें। ऐसी स्थिति में द्वितीय और द्वादशेष अपनी दूसरी राशि स्थित भाव के अनुसार शुभाशुभ फल देंगे। कैसे? ध्यान दें कि द्वितीय और द्वादशेष की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी दूसरी राशि के भाव की बात कर रहे हैं। द्वितीय और द्वादशेष सम भाव, सम संख्या के भाव, इनकी दूसरी राशि सदैव विषम संख्या वाले भाव में ही होगी। तात्पर्य यह है कि द्वितीय और द्वादशेष की राशियां परस्पर भाव में नहीं हो सकती, ना ही अष्टम में हो सकती, और केंद्र में भी केवल सप्तम में होना ही संभव है। यदि द्वितीय अकेले स्थित है तो विभिन्न लग्नों में इनका निम्न प्रभाव होगा। मेष लग्न में स्थित भाव में वृषभ राशि है, वह शुक्र भी की दूसरी राशि सप्तम में है जो तटस्थ भाव, सम तटस्थ बराबर तटस्थ, परंतु श्लोक 23 के अनुसार दूसरा व सातवां भाव मारक है, इसलिए सामान्य अशुभता के गुण लिए। वृषभ लग्न में द्वितीय भाव में मिथुन राशि व बुध की दूसरी राशि त्रिकोण पंचम भाव में जो शुभ भाव है, सम प्लस शुभ बराबर शुभ। मिथुन लग्न में दूसरे भाव में कर्क राशि, अब चंद्रमा की दूसरी राशि नहीं होती इसलिए चंद्रमा जिस भाव में बैठे होंगे उसके अनुसार गुणानुसार फल देंगे। कर्क लग्न में दूसरे भाव में स्थित राशि सिंह है, सूर्य की भी दूसरी राशि नहीं होती इसलिए सूर्य जिस भाव में बैठे हैं उस अनुसार गुणानुसार फल देंगे। सिंह राशि में दूसरे भाव में कन्या राशि है, बुध की दूसरी राशि एकादश भाव में होती है जो त्रिशदाय भाव में है जो अशुभ भाव, इसलिए सम प्लस अशुभ बराबर अशुभ। कन्या लग्न में दूसरे भाव में तुला राशि है, शुक्र की दूसरी राशि त्रिकोण नवम भाव में होती है जो शुभ भाव है, इसलिए सम प्लस शुभ बराबर शुभ। अब तुला लग्न में जो दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल की दूसरी राशि केंद्र में है जो तटस्थ भाव है, एकादश भाव में होती है जो त्रिशदाय भाव है जो अशुभ भाव, इसलिए सम प्लस तटस्थ। नैसर्गिक अशुभ तथा मारक भाव भी होने से सामान्य अशुभता का गुण लिए रहता है। वृश्चिक लग्न में दूसरे भाव में धनु राशि है, गुरु की दूसरी राशि त्रिकोण भाव में होने से शुभ भाव है, इसलिए सम प्लस शुभ बराबर शुभ। धनु लग्न में दूसरे भाव में मकर राशि है, शनि की दूसरी राशि तीसरे भाव त्रिशदाय भाव में जो अशुभ भाव है, सम प्लस अशुभ बराबर अशुभ। अब मकर लग्न में दूसरे भाव में कुंभ राशि है, शनि की दूसरी राशि त्रिकोण
भाव लग्न भाव में होती है, जो शुभ भाव है, इसलिए सम प्लस शुभ बराबर शुभ। अब कुंभ लग्न में दूसरे भाव में मीन राशि है, गुरु की दूसरी एकादश भाव में होती है जो त्रिशदाय भाव में, जो अशुभ भाव है, इसलिए सम प्लस अशुभ बराबर अशुभ। मीन लग्न में दूसरे भाव में मेष राशि, मंगल की दूसरी राशि त्रिकोण भाव नवम भाव में होती है जो शुभ है भाव है, इसलिए सम प्लस शुभ बराबर शुभ। यदि द्वादशेश अकेले स्थित है तो विभिन्न लग्नों में उनका निम्न प्रभाव होगा। मेष लग्न के द्वादश भाव में मीन राशि है, वह गुरु की दूसरी राशि त्रिकोण नवम भाव में जो शुभ भाव, सम प्लस शुभ बराबर शुभ। वृषभ लग्न में द्वादश भाव में मेष राशि और मंगल की दूसरी राशि सप्तम में जो तटस्थ भाव, सम प्लस तटस्थ बराबर तटस्थ। परंतु श्लोक 23 के अनुसार दूसरा अवध सातवां भाव अशुभ मारक है, इसलिए अशुभ मारक भाव होने से सामान्य अशुभता के गुण लिए हुए हैं। मिथुन लग्न में द्वादश भाव में वृषभ राशि और शुक्र की दूसरी राशि त्रिकोण पंचम भाव में जो शुभ भाव है, सम प्लस शुभ बराबर शुभ। कर्क लग्न में द्वादश भाव में मिथुन राशि और बुध की दूसरी राशि कन्या राशि जो तीसरे भाव त्रिशदाय भाव में है जो अशुभ भाव है, सम प्लस अशुभ बराबर अशुभ होती है। सिंह लग्न में द्वादश भाव में कर्क राशि व चंद्रमा की दूसरी कोई राशि नहीं होती है, अतः जिस भाव में बैठेंगे उनके अनुसार गुण अनुसार फल देंगे। कन्या लग्न के द्वादश भाव में सिंह राशि है, वह सूर्य की दूसरी राशि नहीं होती है, अतः जिस भाव में बैठे उसके अनुसार गुणानुसार फल देंगे। तुला लग्न में द्वादश भाव में कन्या राशि और बुध की दूसरी राशि त्रिकोण नवम में जो शुभ भाव है, सम प्लस शुभ बराबर शुभ। अब वृश्चिक लग्न में द्वादश भाव में तुला राशि व शुक्र की दूसरी राशि केंद्र सप्तम भाव में जो तटस्थ भाव है, सम प्लस तटस्थ बराबर तटस्थ। परंतु श्लोक 23 के अनुसार दूसरा व सातवां भाव अशुभ व मारक है, इसलिए अशुभ व मारक भाव होने से सामान्य अशुभता के गुण लिए हुए हैं तटस्थ भाव। धनु लग्न के द्वादश भाव में वृश्चिक राशि है, वो मंगल की दूसरी राशि त्रिकोण पंचम भाव में जो शुभ भाव है, सम प्लस शुभ बराबर शुभ। मकर लग्न में द्वादश भाव में धनु राशि व गुरु की दूसरी राशि मीन राशि तीसरे भाव त्रिशदाय भाव में है जो अशुभ भाव है, सम प्लस अशुभ बराबर अशुभ। कुंभ लग्न में द्वादश भाव में मकर राशि व शनि की दूसरी राशि त्रिकोण लगन भाव में जो शुभ भाव है, सम प्लस शुभ बराबर शुभ। मीन लग्न में द्वादश भाव में कुंभ राशि है व शनि की दूसरी राशि मकर राशि एकादश भाव त्रिशदाय भाव है जो अशुभ भाव है, सम प्लस अशुभ बराबर अशुभ। श्लोक 23 के अनुसार दूसरा व सातवां भाव अशुभ व मारक है। श्लोक 23 के अनुसार दूसरा व सातवां भाव अशुभ मारक है। मार्केश होने के कारण द्वितीय को शुभ पूर्ण शुभ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शुभ अशुभता के गुण तो होते ही हैं। भावेश द्वितीय भाव और मारक संबंधित दोनों फल देता है। मेष और तुला लग्न में क्रमशः शुक्र और मंगल दोनों मारक भाव के स्वामी होने से प्रबल मारक माने जाते हैं। द्वादश भाव त्रिभाव भी होता है, परंतु लघु पाराशरिक के संदर्भ में इसे सम क्यों कहा गया है? क्या त्रिक भाव का कोई महत्व नहीं है? इसका उत्तर यह है कि त्रिक भाव 6, 8, 12 में स्थित होने से ग्रहबल का ह्रास होता है। फलों की मात्रा के लिए ग्रहबल निर्धारित करना षड्बल का विषय है, जो लघु पाराशरिक ग्रंथ की अंतर वस्तु नहीं है। लघु पाराशरिक तो यह निर्णय दे सकता है कि भावेश शुभ फल देगा या अशुभ। जैसा पहले कहा जा चुका है कि दशा फल के लिए भावेश की शुभता अशुभता के अतिरिक्त ग्रहबल फलों की मात्रा के लिए एवं नैसर्गिक कारकत्वों का समत्व किया जाता है। अब इस श्लोक से संबंधित कुछ उदाहरण भी लेते हैं। यह कुंडली मिथुन लग्न की प्रसिद्ध व्यवसायी बिल गेट्स की। द्वितीय चंद्र अकेले दशम में स्थित है, इसलिए साहचर्य का नियम नहीं लग सकता। चंद्र की दूसरी राशि भी नहीं होती, इसलिए चंद्र का भाव स्थित अनुसार आकलन होगा। चंद्र दशमस्थ है तो तटस्थ भाव है। चंद्र के फल सामान्य शुभ रहेंगे, क्योंकि चंद्र नैसर्गिक शुभ है। बिल गेट्स की चंद्र की दशा 2008 से अक्टूबर 2018 तक, इस दौरान जो चलता आ रहा है वही चल रहा है, अर्थात शुभ ही है। श्लोक से संबंधित एक और उदाहरण लेते हैं। कुंभ लग्न की यह कुंडली भी एक व्यवसाय की है। इस कुंडली में द्वादश शनि लगन में है और किसी भी ग्रह से युक्त नहीं, इसलिए साहचर्य फल निश्चित नहीं हो सकता। शनि की दूसरी राशि किसी भी तरह से युक्त नहीं, इसलिए साहचर्य फल निश्चित नहीं हो सकता। शनि की दूसरी राशि लगन में है, जिसका गुण शुभ है,
अतः शनि की महादशा में जब द्वादश संबंधित फल मिलेंगे तब सत्कार्य में खर्च होंगे। जातक को की शनि की महादशा नवंबर 18 तक थी। जातक के 13 में से बच्चों की पढ़ाई संबंधित खर्चे बहुत बढ़ गए थे, अर्थात जो खर्च सत्कार्य में खर्च होना था वह हुआ भी। संबंधित और उदाहरण लेते हैं। कुंभ लग्न की यह कुंडली अमिताभ बच्चन की है। इस कुंडली में द्वितीय गुरु है जो षष्ठ भाव में अकेले स्थित है। साचर्य फल निश्चित नहीं हो सकता। यह अब देखिए, गुरु की दूसरी राशि एकादश होकर अशुभ फलप्रद हुए। सम प्लस अशुभ बराबर अशुभ। गुरु की महादशा 1955 से 1971 तक के दौरान जातक ने बहुत संघर्ष किया। अब क्योंकि नैसर्गिकता के आधार पर गुरु शुभ है और कुंडली में उच्चस्थ होकर बली भी, इसलिए अशुभता की मात्रा कम रही। दशा के अंत में जातक को कुछ सफलता प्राप्त हुई। 1969 में पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी और 71 में आनंद की, अर्थात गुरु की महादशा के अंत होते हुई फिल्म सफर की शुरुआत हो। गुरु के बाद शनि की दशा आई। शनि द्वादशेश होकर समय और चतुर्थ भाव में अकेले स्थित है, अर्थात साचर्य यश वश प्रभावित नहीं हुए। द्वादशेश शनि की दूसरी राशि लगन में जो त्रिकोणेश होकर शुभ है। फलतः शनि की महादशा 71 से 1990 तक रही। शनि के नैसर्गिक प्रभाव और बल के सामंजस्य से शुभ फल की प्राप्ति हुई। जातक की वह अवधि कितनी सफल रही है किसी से छुपा नहीं है। शनि की नैसर्गिक कारकत्वों ने श्री अमिताभ बच्चन से कड़ी मेहनत भी कराई। संबंधित और भी उदाहरण लेते हैं। कर्क लग्न की कुंडली एक पारिवारिक सदस्य की है, जिसमें द्वितीयेश और द्वादशेश की युति सप्तम भाव में है। सप्तम भाव तटस्थ होता है। बुध की युति समभावेश द्वितीयेश सूर्य से, इसलिए शुभाशुभता का निर्णय बुध की दूसरी राशि से करना होता है, जो तिष्ठायश होकर अशुभ है, अर्थात बुध और सूर्य दोनों अशुभ फलदायक होंगे। जन्म पर करीब 6 वर्ष की बुध की दशा मिली, जिसके फलों की जानकारी नहीं। द्वितीय सूर्य की दशा 2003 से 9 तक रही। सूर्य कर युति अशुभ भावेश से है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव से नैसर्गिक अशुभ शनि की राशि भी शनि की दृष्टि है और मारक भाव होने के कारण अशुभ फलों में और भी वृद्धि होगी। इस दशा अवधि के दौरान जातक को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई। फलस्वरूप जातक को नौकरी छोड़ना पड़ी, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो मित्रों, इस प्रकार से ये लघु पाराशरी के श्लोक क्रमांक 8 का वाचन किया गया, और जो कि दशा निर्णय लेने में बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मित्रों, वीडियो आपने पूरा देखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, नमस्कार।